हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका एनबीएस का एग्जाम होने वाला है 2024 में। तो इसके लिए हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका ऑल थ्री शिफ्ट का पेपर हम देखने वाले हैं इस वीडियो में 2019 में। ठीक है। टोटल 60 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रत्येक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। ठीक है। और ये जो आपका मैं पेपर करा रहा हूँ, ये था जेएसए का पेपर। जेएसए में कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन आए थे। और इसके अलावा ये जितने भी आपकी पोस्ट लिखी है, एमटीएस हो गया, एएसओ हो गया, ऑडिट असिस्टेंट हो गया, स्टेनो कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, कैटरिंग सुपरवाइजर हो गया, इसमें जो सभी की सभी जितनी पोस्ट लिखी है, सभी में कंप्यूटर का क्वेश्चंस आने हैं। किसी में 20, किसी में 30, किसी में 10, सभी में कंप्यूटर क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। तो इसमें हम ऑल थ्री शिफ्ट 2019 के कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे। इसके बाद 2022 में अलग अलग पोस्ट जैसे एमटीएस, एएसओ, स्टेनो के जो पेपर हुए थे, उसमें कौन कितने कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका लेवल क्या था, वो भी हम एक अलग से वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। डे बाय डे मैं आपको ये सारी चीज़ें कराते जाऊंगा। इसके अलावा जीके के प्रश्न कौन कौन से आए थे, हिंदी के प्रश्न कौन कौन से आए थे। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 2020 का ये वाला है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2022 9 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन करा चुका हूँ अपने चैनल पर। इसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके। अगर आपने नहीं देखा है, जाके देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर जीके से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड कोई भी एनबीएस या कोई भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम, उससे रिलेटेड जितने भी स्टडी के वीडियोस आपको यहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। चलिए, ये मेरा जेएनबी था, जवाहर नवोदय विद्यालय धेमाजी असम में पोस्टेड था। ठीक है, हो गए। तो देख लेते हैं किस किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इस जो पीडीएफ है, इसका मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा इस पूरी वीडियो का, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। दोनों टेलीग्राम जो चैनल है, मेरे चैनल के नाम से ही द एग्जाम हेल्पर और द एग्जाम हेल्पर जीके, आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपर किस तरीके से आए थे। इसके अलावा जेएसए का प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2019 में क्या गया था, मेरे मार्क्स कितने थे, ये वीडियो भी डाल दिया है, चैनल पर मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना है ना। एमटीएस के बारे में पूरी डिटेल वीडियो बना के रखी है। अगर आपको टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेस करने हैं, जहाँ पर आपको जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, एमटीएस हो गया, जेएसए वगैरह हो गया, सारा है ना, जितनी भी पोस्ट है आपकी, जैसे लैब अटेंडेंट हो गया, कैटरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर हो गया, इसके अलावा जेएस हो गया, फीमेल स्टाफ हो गया, मैथ्स हेल्पर हो गया, सभी के मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। अभी इस पर ऑफर चल रहा है। ठीक है। 17 से 19 मार्च, जिसमें आपको 699 का जो पास है वो 349 में मिलेगा। तो जल्दी जाइए, बाय कर लिए। इस कूपन कोड ये वाला डाल देंगे B1NW47, अब तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो जल्दी आइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये हमारी भर्ती निकली थी। ठीक है। और मेरे द्वारा आपको जीके, जीएस, कंप्यूटर, हिंदी की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। और प्रीवियस का पेपर कट ऑफ हम डे बाय डे सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए चैनल पर। बेस्ट बुक एंड टीचर और डिटेल सिलेबस का वीडियो जल्द आने वाला है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना किसी भी अपडेट्स के लिए। एनवीएस से ढेर सारी वीडियो डली हुई है, 174 मेरे मेन चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके। चलिए, प्रीवियस कट ऑफ 2022 भी मैंने डिस्कस कर दिया है। ये मेरे ऑफिस का वीडियोस वगैरह है ना, तो ये सारे आप वीडियोस देख सकते हैं। ओके। चलिए, तो अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये एनवीएस के मेरे खुद के आंसर्स किए, एएसओ का, जेएसए का, एमटीएस का। तो ये आगे आने वाली वीडियोस में आपको सारे पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है। इस वीडियो में हम एनवीएस कंप्यूटर नॉलेज ऑल थ्री शिफ्ट प्रीवियस के पेपर 2019 के यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एनवीएस एंड जेएसए, एनवीएस जेएसए एंड ऑल अदर पोस्ट जितनी भी 2024 में है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि एमएस वर्ड में एमएस का क्या अर्थ है। ठीक है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट से यहाँ पर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है, वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें एमएस का अर्थ पूछा गया था, तो इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किसी ऑप्टिकल डिस्क की सतह से या उस पर से डेटा पढ़ने या लिखने के लिए फ्लैश का उपयोग करती है। तो किसका करती है, तो ये लेजर किरण का उपयोग करती है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, उस पर डाटा पढ़ने के लिए। आपने देखा होगा, जो पहले डीवीडी वगैरह आती थी, जो एलसीडीज वगैरह आती थी, जिसमें हम सीडी लगाकर उसमें म्यूजिक वगैरह देख चलाते थे, या जो भी वीडियोस हम वॉच करते थे उसमें, है ना, तो उसमें क्या होता था, आप देखा छोटा छोटा लाइट उसमें जलती थी, रेड कलर की, है ना, ग्रीन कलर की, तो वो लेजर किरण के माध्यम से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, ये हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। ध्यान रखना, फर्स्ट शिफ्ट के 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिर थर्ड शिफ्ट के 20 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से हमारे 60 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होंगे। ओके। ये फर्स्ट शिफ्ट चल रही है अभी 2019 की। जब ये हम ये ऑल 60 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जेएसए के जो 2022 में दो शिफ्ट के पेपर थे, और दोनों में 30-30 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। 2019 में 20-20 प्रत्येक शिफ्ट में थे, इस बार 30-30 थे, तो 60 क्वेश्चन हमारे वो मिलेंगे। तो वो भी मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा। इसी तरीके से जीके हो गया, हिंदी हो गया, है ना, पूरा एक एक अलग अलग चैप्टर वाइज में आपको सारे प्रीवियस ईयर कराते जाऊंगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर
सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों कंपोनेंट्स को एक साथ रखता है। तो इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में आपकी सारी चीज़ें लगी होती हैं, हार्डवेयर सीपीयू लगा होता है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस सारे आपके मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं, जो कि आपके जो सीपीयू होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, चलिए। रोम की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में संग्रहित सामग्री को मिटाने के लिए विद्युत संकेतों इलेक्ट्रिकल की जरूरत होती है? तो रोम की एक श्रेणी होती है जिसे हम बोलते हैं डबल ईपी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रिकली नाम आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल यहाँ से हमें विद्युत संकेत मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। एक गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग किसी संदेश यानी कि मैसेज, सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये जो तकनीक होती है इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर, इसे शॉर्ट में हम डीएससी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डीएससी। इसमें दो तरीके की होती है, एक आपकी होती है पब्लिक की जिससे हम डेटा को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, एक होती है आपकी प्राइवेट की जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे जैसे 2022 में, और डिजिटल हस्ताक्षर 2019 में पूछा गया, और इसी का लेटेस्ट वर्जन 2022 में। तो ये देख लीजिए यहाँ का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ, मतलब इसी से कनेक्टेड जो क्वेश्चन है वो 2020 में पूछे गए। तो आपको क्या करना है, जितने मैं पेपर करा रहा हूँ उसी लेवल की तैयारी करनी है, उसी टॉपिक को आपको पढ़ते रहना है। मैं डिटेल टॉपिक बता दूंगा किस किस टॉपिक पढ़ना है, और पूरी कंप्यूटर का जो सिलेबस है मैं आपको पूरा प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब लें। दोनों तीनों दो चैनल है मेरे, द एग्जाम हेल्पर जी के। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को जॉब देने और जॉब के पूरा होने के समय के बीच अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है? यानी कि हमने किसी सिस्टम को जॉब दी और जॉब कंप्लीट होने के बीच में, यानी कि काम दिया और काम कंप्लीट हुआ के बीच में जो समय लगा उस समय को क्या बोला जाता है? तो उसको हम बोलते हैं लगने वाला समय या टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, इंग्लिश में आपसे टर्न अराउंड टाइम था या फिर लगने वाला समय, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो इनसे आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा नहीं है। तो यूनिक्स, लाइनिक्स, विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपेरा क्या है? तो ओपेरा एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, क्या है? वेब ब्राउजर है, ये चाइना का वेब ब्राउजर है जिसे भारत के द्वारा बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओपेरा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी से संबंधित होता है? तो सिक्योरिटी से संबंधित जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस जो कि क्या करता है, वायरस से हमारी सुरक्षा करता है। वायरस हो गए, वॉर्म हो गए, ट्रोजन हो गए, हॉर्स हो गए, है ना, इनसे हमारी क्या सुरक्षा करता है, एंटीवायरस जो है हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होता है, तो ये एक्सेल का सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, तो एमएस वर्ड जो होता है उसका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एड अवेयर क्या होता है, तो ये एक प्रकार का एंटीवायरस होता है। ठीक है, एंटीवायरस की कैटेगरी में ही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वायरस है, कौन सा एंटीवायरस, तो वो एड अवेयर होगा। ठीक है, एंटीवायरस की एक कैटेगरी है वो। चलिए, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे किसके नाम से, वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्कबुक के नाम से जाना जाता है किसको, एक्सेल फाइल को। और वर्कबुक के अंदर क्या होती है, शीट्स होती हैं, सीट्स। ठीक है, सीट्स। चलिए, अगला देखिए, मानक क्वालिटी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी डब्ल्यू कुंजी के ठीक दाईं यानी कि जस्ट राइट होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, इसमें वैसे देखिए यहाँ पर ही बोल रहा है कि डब्ल्यू कुंजी के ठीक दाईं और जस्ट राइट कौन सी होती है क्वालिटी कीबोर्ड में। तो जो आपका क्वालिटी कीबोर्ड होता है ना वो इसी तरीके से लिखा जाता है, तो इसके दाएं में कौन सी ई, या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा आपको मालूम है तो वहाँ कीवर्ड रखा रहता है, कीवर्ड पर देख लो ना क्या चीज़ है ना। तो ये इस तरीके से आप आंसर दे सकते थे। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन खोलने के लिए किस कीवर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो शॉर्टकट की से भी आपके क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो फॉन्ट अगर आपको ओपन करना है एमएस वर्ड में तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप एफ दबा देते हैं तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ाऊंगा, जिससे आपके जो है भेजे में घुस जाएगा और सारी चीज़ें आपको पेपर के समय तक याद रहने वाली है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि एमएस पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट व्यू यानी कि डिफ़ॉल्ट व्यू का मतलब होता है जब आप एमएस पावर पॉइंट को चालू करते हैं तो जब वो ओपन होता है तो वो जो वो दिखती है वो चीज़ सामने उसको कौन सा व्यूज़ बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल व्यू। क्या बोलते हैं? नॉर्मल व्यूज़ बोलते हैं उसको हम। ठीक है, चलिए। एमएस एक्सेल में डैश सक्रिय सेल यानी कि एक्टिव सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। तो एमएस एक्सेल में जो हमारी एक्टिव सेल होती है, जो सक्रिय सेल होती है, उसका जो एड्रेस प्रदर्शित करता है वो हमारा नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स में आपको दिख जाएगा कि E5 अभी एक्टिव है, यानी कि आपने सेल एक जो इस तरीके से सेल होती है ना, तो यहाँ पर मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये आप इस पे काम कर रहे हो तो यानी कि ये कौन सी है, ये होती है 1 2 3, तो ये C2 है ना। तो उसमें दिख जाएगा नेम बॉक्स में, यहाँ पर नेम बॉक्स में C2 लिखा आएगा। तो ये हमें प्रदर्शित करता है कि आपकी जो C2 सेल है वो एक्टिव है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं।
इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर सिस्टम में एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी से रिलेटेड 2022 में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, कई वेरिएशन में। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम पूरा पढ़ेंगे, कितने कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, कितने बिट्स का होता है। तो ये 2 बिट्स का होता है। ठीक है, एक होता है आपका 32 बिट्स का, और एक होता है 128 बिट का। ठीक है, इस तरीके से ही होता है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अध्यवसाय अध्यवसाय को होता है डिलीजेंस, यानी कि डिलीजेंस विशेषता को दर्शाती है। डिलीजेंस का इंग्लिश ये नेम है डिलीजेंस। इनका हिंदी में अर्थ होता है बिना थके काम करना, यानी कि मेहनत से काम करना, मतलब काम में लगे रहना कुल मिला के, यानी कि बिना थके या नीरसता से घंटों तक काम कर पाना, ये होता है डिलीजेंस का मध्य, जो कि कंप्यूटर की एक विशेषता होती है। ठीक है, कंप्यूटर कई घंटों तक बिना थके काम कर सकता है, मानव थक जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधनों को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो हार्डवेयर जो संसाधन होते हैं कंप्यूटर के, उसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंट्रोल करता है। कौन सा जो हमारा कंट्रोल करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए एमएस एक्सेल में किसी सेल रेंज में सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए निम्न में से किस सूत्र का उपयोग करता है? सभी हमको सेल रेंज की सभी संख्या जोड़नी है, तो उसके लिए हम सम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी जगह से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से फेमस हो गया, वायरस एंटीवायरस हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, रैम रोम हो गया, इसके अलावा एमएस ऑफिस हो गया, एमएस एक्सेल, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पूरा मैं डिटेल वाइज आपको चैप्टर वाइज इसको बता दूंगा, वहाँ पर आपको देखिए देखिए फिर से एमएस एक्सेल से आया कि एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल रेंज B4 F9 की अंतिम सेल का पूर्ण पता एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? तो अंतिम सेल क्या हो जाएगी B4 F9 की? ये F9 ही हो जाएगी। ठीक है, तो अंतिम सेल मतलब F9। तो मतलब ये रेंज दे दी, रेंज है आपकी B4 से F9, तो F9 तक ही जाएगा, B4 से स्टार्ट होकर F9 तक जाएगा। तो F9 जो है इसको हमें एब्सोल्यूट एड्रेस के रूप में प्रेजेंट करना है। अगर आपको किसी भी सेल को, जैसे हम मान लिए B4 को ये बोलता कि इसको एब्सोल्यूट एड्रेस में लिखिए, तो आप क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एड्रेस में लिखने के लिए सब कुछ नहीं करना, इन दोनों के आगे डॉलर लगा देना बस, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर $F $9, तो डॉलर का चिन्ह दोनों संख्याओं के आगे हम लगा देंगे, दोनों जो हमारे लेटर्स हैं उनके आगे लगा देंगे, तो हमें एब्सोल्यूट एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, $F $9। ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी पूछा गया था, और मैंने कल जो प्रीवियस ईयर का पेपर कराया था उसमें भी ये बताया था, वहाँ पर भी यही चीज़ सेम पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट होते हैं, और आगे जो 2024 में आपका पेपर होने वाला है उसमें भी यही चीज़ें रिपीट होने वाली हैं। मेमोरी के संबंध में सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फुल फॉर्म से भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की गैर वाष्पशील स्मृति, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। ठीक है, स्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, वोलेटाइल का इंग्लिश में जो अर्थ होता है, वोलेटाइल का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है अस्थिर, पर यहाँ पर लगा नॉन वोलेटाइल, यानी कि स्थिर है, यानी कि स्थायी मेमोरी। तो स्थायी मेमोरी इसमें से कौन सी हुई? देखिए रैम जिस जिस लगा रखा होगा ना, रैम का मतलब होता है अस्थायी। रैम में डाटा जब तक रहेगा जब तक बिजली यानी कि पावर चालू है। रोम में डाटा जब तक रहता है जब तक मतलब आपका सिस्टम, मतलब बंद भी कर दो तब भी आपका रोम में डाटा रहता है, बट रैम में डाटा जब तक रहता है जब तक आपका जो मोबाइल है, ये जो कंप्यूटर है वो चालू है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। ठीक है, अब देखिए ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गई, अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि जॉन को अपनी पीएचडी की थीसिस लिखनी है। ठीक है, जॉन कोई बंदा है, उसको पीएचडी की थीसिस लिखनी है, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, चित्र, तालिका यानी कि टेबल मौजूद है ना। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा? तो हम टेक्स्ट डाल दें उसमें, हम उसमें इमेजेस डाल दें, और उसमें हम टेबल भी डाल दें। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है आपका एमएस वर्ड। ठीक है, क्या होता है? एमएस वर्ड आपका मौजूद होता है। ठीक है, चलिए मेमोरी के संबंध में CDRW का पूर्ण नाम क्या होता है? तो इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, क्या होता है इसका पूरा फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ओके, चलिए अगला है डैश इज अ स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज एंड मैकोस। तो ऐसी कौन सी स्प्रेडशीट है जिसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फॉर विंडोज और मैकोस के लिए? तो ये है आपकी एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की लोकशील स्मृति, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी है? वॉलेटाइल मतलब अस्थिर। अस्थिर कौन सी होती है? रैम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्लैश मेमोरी ये मतलब ये बाहर से लगाई जाती है, तो ये तो स्थित होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क भी स्टेबल होती है, ईपी रोम, डबल ईपी रोम भी स्टेबल होती है, बट रैम जो होती है ये नॉन स्टेबल होती है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल सूचना आईटी एक्ट। ठीक है, आईटी एक्ट से आपका ये 2022 में भी जो एग्जाम होता है वहां से भी क्वेश्चन सबको पूछा गया था। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम मैन आईटी एक्ट
में, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है आईटी एक्ट कब आया था, तो आईटी एक्ट 2000 में आया था। मैं डैश अनुभाग यानी कि सेक्शन, तो इसमें कितने सेक्शन थे, तो इसमें 94 सेक्शन थे। कितने थे? 94 सेक्शन थे। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को करने नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? तो पूरे कामकाज को नियंत्रित करने के लिए जो हार्डवेयर इकाई है वो सीपीयू के अंदर पाई जाती है, जिसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है। एमएस एक्सेल में 12वें स्तंभ यानी कि 12th कॉलम और 5वीं रो के प्रतिच्छेद पर स्थित निरपेक्ष का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? अब देखिए 12वां कॉलम, देखिए हम जब आप मैं आपको एमएस एक्सेल पढ़ाऊंगा तो उसमें इस तरीके से होता है, ठीक है। ये कॉलम्स होते हैं हमारे इस तरीके से, ठीक है। मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से कॉलम्स होंगे, है ना। और यहाँ पर नाम डाला होता है, कॉलम्स के ऊपर हेडिंग होती है। ये ए से स्टार्ट होता है, बी सी डी, ना डी ई एफ जी एच, इस तरीके से जाएंगे 12th तक। 12th पे क्या आएगा? एल, क्योंकि एल लेटर क्या होता है, 12th होता है ना, 1 2 3 4, तो 12th नंबर पर कौन सा आएगा? एल लेटर आएगा। एल एल कॉलम हो जाएगा, तो कॉलम क्या हो जाएगा? 12th वाला एल। 5वीं रो, यानी कि रो ऐसे गिनती है, यहाँ से रो होती है ये वाली, ये रो होती है, ठीक है, ये रो होती है। तो ये हो गई, देखिए 1 2 3 4 5, ये वाली 5 हो गई। तो ये बोला कि 12th कॉलम और 5वीं रो के प्रतिच्छेद इस पर स्थित सेल का निरपेक्ष होता। तो ये देखिए 12th पर क्या आएगा? एल, तो सबसे पहले एल देखना, एल आ गया, है ना। निरपेक्ष पता, एब्सोल्यूट एड्रेस मैंने बताया था। एब्सोल्यूट में क्या होगा? दोनों संख्याओं के आगे, दोनों लेटर्स के आगे डॉलर लगा हुआ है। तो देखिए इसमें दोनों के आगे डॉलर लगा हुआ है ना। तो ये दो दो यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। डॉलर एल, और नहीं नहीं, इसमें देखिए 5 आगे ले लिया, डॉलर पीछे, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक तो एल हो जाएगा और 5। सबसे पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर हम रो का नाम लिखते हैं। L5, ठीक है, और दोनों के आगे डॉलर लगा देंगे तो हमारा ये आंसर निकल आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक? इस तरीके से आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करके बहुत सी मल्टीपल एप्लीकेशंस के निष्पादन का प्रबंधन करता है? ठीक है, तो हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करके बहुत सी मल्टीपल एप्लीकेशन का निष्पादन करता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की विल हेल्प यू अलाइन टेक्स्ट इन द मिडिल इन एमएस वर्ड? ठीक है, तो आप एमएस वर्ड ले लो, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए मैंने अपना नाम लिखा राहुल, ठीक है। अभी जो मैंने लिखा है ये राइट साइड है। कौन सी साइड है? राइट साइड। 4 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है आपका राइट, ठीक है, एक होता है राइट, राइट में यानी कि ये वाला हुआ राइट, ठीक है। मैं इस आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए आपको इस तरीके से समझाता हूँ थोड़ा। देखिए ये हो गया लेफ्ट हिस्सा, ठीक है, ये हो गया आपका राइट हिस्सा, ओके। एक होता है मिडिल, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, यानी मिड में, है ना। और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि जो ये लाइन लिखी है इसको इस तरीके से लेके आना कि ऊपर और नीचे की लाइन बराबर रहे ना, मतलब बिल्कुल सेट हो जाए, मतलब आगे पीछे ना भगे कि एक लाइन यहाँ भग रही है एक लाइन वहाँ होगी, उसको बोलते हैं जस्टिफाई। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ पर अलाइन करना है हमें, विच हेल्प यू अलाइन टेक्स्ट इन दी मिडिल। मिडिल में मैंने होता है ई, मिडिल को ई बोलते हैं, तो कंट्रोल के साथ ई, कंट्रोल, है ना, कंट्रोल के साथ हम एल दबाएंगे तो लेफ्ट में, कंट्रोल के साथ हम ई दबाएंगे तो मिड में, कंट्रोल के साथ हम आर दबाएंगे तो हमारा राइट में जो टेक्स्ट है वो शो होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ कुछ अगर एल दबाएंगे तो यहाँ शो होगा वो डाटा, ई दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो मिड में होगा, आर दबाएंगे तो राइट में होगा, और जे से क्या होगा? कंट्रोल प्लस जे होता है। जे मतलब जस्टिफाई, ठीक है। जे मतलब जस्टिफाई, मतलब जो लाइन है, ऐसे कोई लाइन लिखी है, ऐसे लिखिए, एक ऐसे लिखिए, एक फिर बड़ी हो गई ऐसे, एक फिर बड़ी हो गई, तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस जे दबाएंगे ना तो ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगी, बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी, मतलब कोई भी आगे पीछे नहीं भगती दिखेगी आपको, बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से, है ना। दिख रहा है ना बिल्कुल लाइन में। अब यहाँ देखो, ये यहाँ खत्म हुई, ये खत्म हुई, ऐसे, तो वो कंट्रोल प्लस जे कर देगा, ठीक है। तो चलिए, आप आई होप आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी मल्टीपर्पज विशेषता को निरूपित करती है? मल्टीपर्पज क्या मतलब? कई सारे एक साथ काम कर रहा है ना, तो एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी मानक कीबोर्ड पर टी कुंजी के ठीक बाईं ओर स्थित होती है? तो कौन सी है भाई? बाईं ओर आर हो जाएगी, ठीक है। कीबोर्ड से ही पता कर सकते हैं। निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या होगा? सूत्र लगाया है इन्होंने, सम। सम करना है हमको किसका? 2 का और 1 की पावर। जब जब ये लगता है ना तो इसका मतलब होता है पावर, ठीक है। जब ये लगा है तो 1 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो भाई 1 की पावर कुछ भी हो, एक ही आना है। आना तो एक ही है कुल मिला के, है ना। कॉमा लगा, यहाँ प्लस लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 = 3, तो आंसर आ गया 3, ठीक है। चलिए, इंटरनेट निम्न में से किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इंटरनेट जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। एक होता है लैन जो कि लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मैन जो कि होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट तो पूरे विश्व में फैला है, यानी कि वाइड है, काफी बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? इंटरनेट आपका वैन हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर का क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या हुआ? आपसे एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन पूछता है, तो डॉट पीपीटी एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2007 या उसके
पहले वाले का जो एक्सटेंशन होता था डॉट पीपीटी या डॉट एमएस वर्ड का होता था डॉट डीओसी, है ना, एक्सेल का होता था डॉट डॉट एक्सेल, ठीक है, एक्सेल एक्सेल एस होता था, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, 2016 या 2007 के बाद की जितनी फाइल थी उसमें क्या हो गया, कुछ नहीं, जो एक्सटेंशन था उसमें केवल एक्स जोड़ दिया, डॉट डीओसी एक्स, डॉट पीपीटी एक्स, डॉट एक्सेल एक्स, ठीक है। तो ये जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स वाला हो जाएगा, ये वाला ना लेते हुए हम कौन सा लेंगे, डॉट पीपीटी एक्स वाला, क्योंकि 2016 के बाद की बजाय 2007 के बाद से ये चेंजेस हो गए थे, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। एमएस एक्सेल में डैश सक्रिय सेल यानी कि एक्टिव सेल की सामग्री कंटेंट को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर हमें ये पता करना है कि कौन सी सेल एक्टिव है तो वो आपका नेम बॉक्स में होगा, ठीक है। कौन सी सेल एक्टिव है वो नेम बॉक्स में, और इसमें बोल रहा है कि वो, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, और इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों वो, इसमें बोल रहा है कि एक्टिव जो सेल है ना, जो एक्टिव सेल है उसमें जो लिखित सामग्री है या जो उसमें जो डाटा हमारा लिखा हुआ है वो कौन प्रदर्शित करता है, तो वो करता है फॉर्मूला बार, ठीक है। एक होता है नेम बॉक्स जिसमें सेल का नाम होगा E5, E5 में क्या सामग्री लिखी हुई, क्या डाटा लिखा हुआ है वो हमें बताएगा फॉर्मूला बार, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, चलिए अगला है 16वें क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर चार्ज लीक की समस्या पाई जाती है और इसे लगातार रिफ्रेश करते रहने के लिए हार्डवेयर सर्किटरी की आवश्यकता होती है। तो चार्ज लीक की जो समस्या है वो डी रैम में पाई जाती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये डायनेमिक होती है यानी गतिशील होती है, तो इसमें चार्ज लीक होते रहता है। एस रैम होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि स्थिर होती है, ठीक है। चलिए कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, इससे भी तेज होती है रजिस्टर, ठीक है। चलिए फ्लैश मेमोरी ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है जो कि बाहर से खरीदी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकार्यन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एम एस डॉस जो है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि सिंगल टास्क करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी के लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज 7 हो गया, ये सारे मल्टीटास्किंग का कार्य करते हैं। एंड्रॉयड हो गया आपका, एंड्रॉयड भी क्या करता है, मल्टीटास्किंग करता है आपका, ठीक है, जो कि मोबाइल में होता है। अब देखिए फिर से एम एस एक्सल, तो एम एस एक्सल तो भाई भर के दिया था इन्होंने, है ना, एम एस एक्सल क्या किया था, भर के दिया था इन लोगों ने। तो अगला है क्वेश्चन, सेल रेंज F4 से P10 में कुल कितनी सेल्स मौजूद है। तो भाई इसको ज्ञात आपको ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा डाटा आपको यहाँ पर बनाना पड़ सकता है ना। F4 मैं आपको दिखा रहा हूँ F4 से कैसे आएंगे P10 तक। तो मान के चलूँ मैं 4 से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये 4 से ही स्टार्ट किया मैंने, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान के चलो E था और ये F था, है ना। F से P तक जाना, P का मतलब समझ रहे हो आप। मैं ऐसे बताता हूँ, FGHI JKLMNOP, इस तरीके से जाना है ना। 4 से 10 तक जाना है, 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो F4 मीन्स ये 4 वाला उठाएंगे, ये उठाएंगे 4 वाला, है ना। यहाँ से गिनेंगे, कितने गिनेंगे, 10 तक, 10 तक यानी कि यहाँ तक, यहाँ तक जाएगा 10 तक, पी के 10 तक, यहाँ खत्म हुआ जी P10 वाला। ओके, तो यहाँ से हम गिनेंगे कितना आ रहा है, देखना यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गया। ऐसे में 11 हो रहे हैं, ऐसे में कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऐसे में 7, ऐसे में 11, तो यानी कि ये पूरी लाइन गिनेंगे हम, है ना। ऐसे में एक, एक कितनी बार है, 7 बार है, फिर ये 7, फिर ये 7, फिर ये 7, तो ऐसे कितनी बार है, 11 बार है। तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 77, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। ये तो ठीक है, फिर भी भाई यहाँ पर ऐसे, उसमें तो 2020 वाला मैंने कल पेपर कराया था, उसमें प्रैक्टिकल दे दिए भाई, उसमें पूरी टेबल डाल दी और उसमें आपसे जो है एक्सेप्ट करवा रहा है, उसमें पूछ रहा है कि बताइए फॉर्मूला लगा लगा के। जब आप एक नई एमएस पावर पॉइंट फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें डैश स्लाइड या स्लाइड होती है। तो एमएस पावर पॉइंट आप जब ओपन करते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से एक स्लाइड मौजूद होती है, बाकी की आपको ऐड करनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो एमएस ऑफिस वाला पार्ट है जिसके अंतर्गत आपका वर्ड आता है, वर्ड के बाद आपका पावर पॉइंट आता है, उसके बाद एक्सेल आता है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूरे आपको पेपर में भरे हुए मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला सोर्स यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स जो है आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडोज कैसा है, ये फ्री सोर्स नहीं है, ठीक है, क्लोज्ड सोर्स है, क्योंकि ये इसे परचेज करना पड़ता है। एमएस डोस भी नहीं है, आईओएस भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो कौन सा है ओपन सोर्स, लाइनेक्स आपका हो जाएगा। चलिए ये हमारी सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो गई, अब हम थर्ड शिफ्ट कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में फिर से देखिए कि जॉन अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेजना चाहता है, वह निम्नलिखित में से किस एमएस वर्ड फीचर का उपयोग करके दक्षता से निमंत्रण पत्र तैयार कर सकता है। तो अगर उसे एमएस वर्ड फीचर का उपयोग करके एक निमंत्रण भेजना दोस्तों को, तो उसे मेल मर्ज जो है यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मेल मर्ज का मतलब है एक ही मैसेज को कई सारे लोगों को भेज देना, जिससे इसको बोलते हैं हम मेल मर्ज, ठीक है। जॉन भेज सकता है। ओके, पहचाने की निम्न कथन सत्य है या असत्य। अब यहाँ पर इनको उन्होंने
क्या बोलते हैं इसको यार, लैंग्वेज बेस्ड करके क्वेश्चन दे दिया है ना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं मेरे दिमाग से, एक सेकंड दोस्तों, इसको बोलते हैं, छोड़िए आप, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दी, ठीक है। पहचाने की निम्न में से कौन सा सत्य है कौन सा तथ्य है। तो पहला बोलता है कि जॉयस्टिक आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगाई जाती है, गलत बात। दूसरा है जॉयस्टिक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में, गलत बात। जॉयस्टिक इनपुट होती है और हाथ में पकड़ के इससे गेम खेला जाता है, तो दोनों ही असत्य हमारी हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के क्लिपबोर्ड कमांड समूह से संबंधित है। क्लिपबोर्ड में आपका कट कॉपी पेस्ट होता है और फॉर्मेट प्रिंटर होता है। फॉर्मेट प्रिंटर होता है, कट कॉपी होता है और पेस्ट होता है। फॉन्ट साइज नहीं होता, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में होता है। निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने में मदद करेगा। तो कंट्रोल प्लस के द्वारा हम हाइपरलिंक डालते हैं, ठीक है। ये मेरी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ 2019 के। कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम दक्षता एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। तेजी से काम करना यानी एफिशिएंसी से काम करना। निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या हुआ। अब इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू करके एवरेज लगा दिया। एवरेज में बोला कि ये इन्होंने वैल्यू दे दी। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जब आप नॉर्मल एवरेज निकालते हो तो क्या करते हो, सभी संख्याओं का योग करते हो और उसे उससे डिवाइड देते हो। तो क्या हो जाएगा, एक और दो कितने होगा, 3 और 9 12। 12 को डिवाइड देंगे 4 से देंगे तो 3 आंसर आ जाएगा आपका, है ना, सिंपल। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है। तो सीपीयू के द्वारा हम क्या करते हैं, सभी अंकगणितीय और तर्क काम करते हैं, यानी कि एएलयू वाले काम जो हम सीपीयू के थ्रू करते हैं। मेमोरी के संबंध में सीडीआर शब्द का पूरा नाम क्या होता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किए गए परिवर्तनों को एक अलग नाम से उसी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना। मान के चलिए एम एस पावर पॉइंट हो या एम एस ऑफिस हो या एम एस एक्सेल हो, है ना, एम एस वर्ड हो। वहाँ पर अगर आपने मान के चलिए जैसे मेरी ये फाइल है, ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर दो सेक्शन दिख रहे होंगे। एक है सेव का, अगर मैं इसे सेव पर दबाऊंगा तो ये एज इट इज सेव हो जाएगा, जैसा है उसमें चेंजेस होके सेव हो जाएगा, नाम चेंज नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना है, इसको तो ओरिजिनल रखना है, इस वाले को ओरिजिनल रखना है, इसी की कॉपी बना के अन्य नाम से दूसरी जगह पे सेव करना है। तो मैं सेव एज करूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, सेव एज करूँगा, है ना। अगर मैं सेव करूँगा तो ये एज इट इज सेव हो जाएगा, इसी में चेंजेस हो गए। पर मुझे अलग नाम से सेव करना है तो मैं सेव एज दबाऊँ। देखिए सेव एज मैं दबा के दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने सेव एज दबाया तो मुझे अलग नाम से ये बना रहा है, मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ और इसकी सेकंड कॉपी बन जाएगी। तो क्या होता है, सेव एज होता है अलग नाम से सेकंड कॉपी बना के सेव करना, ओके। फैट 16, है ना। अब बोला है फैट 16 फाइल सिस्टम में अधिकतम मैक्सिमम फाइल साइज कितना हो सकता है। तो फैट फैट होता है फाइल एलोकेशन टेक्नोलॉजी, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। इस 16 में इसमें अधिकतम मैक्सिमम साइज कितना होता है, तो 4 GB का साइज हो जाएगा फैट 16 में, ओके। मानक कीबोर्ड क्वाटी कीबोर्ड पर क्यू के ठीक नीचे। अब देखिए अब यहाँ फंस जाओगे, राइट लेफ्ट तक तो ठीक था, क्यू के नीचे क्या होता है। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड देखना पड़ेगा, क्यू के नीचे क्या होता है, ए होता है, ठीक है। कीबोर्ड आपके सामने रखा होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम या भिन्न विकल्प को पहचाने। कंपाइलर क्या करता है, ये क्या करता है, इंटरप्रेट मतलब कंपाइलर मशीनी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। असेंबलर भी वही काम करता है, इंटरप्रेटर भी वही काम करता है। वर्ड प्रोसेसर पर हम वर्ड का काम करते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों लैंग्वेज को एक से दूसरे में चेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा एम एस एक्सेल में डैश वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है। तो वर्कबुक ना वर्कबुक सॉरी एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है वो होता है आपका टाइटल बार। एमएस वर्ड में भी अगर आपको डॉक्यूमेंट का नाम देखना है तो वो आपको ऊपर टॉप पे दिखेगा टाइटल बार में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मैंने बताया था एमएस डॉस सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इससे पहले क्या पूछा था, मल्टी प्रोग्रामिंग कौन सा है, इसमें पूछ लिया नहीं है। तो एमएस डॉस, विंडोज, यूनिक्स, आईओएस, ये क्या होते हैं, ये मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं। चलिए, अगला है दोस्तों एम एस एक्सेल में एक डैश में बहुत सी मल्टीपल वर्कशीट्स होती है। तो मल्टीपल वर्कशीट किसमें होती है, तो वर्कशीट मैंने बताया था वर्कबुक के अंदर क्या होती है, वर्कशीट्स होती है, ठीक है। चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम संसाधन प्रबंधन जैसे कि मेमोरी प्रबंधन, सीपीयू प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सब जो कार्य होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एम एस पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने में मदद करेगा। दैट इज कंट्रोल+N। अगर आपको स्लाइड जोड़ने हैं तो कंट्रोल+M लगाएंगे, एक नई प्रेजेंटेशन फाइल खोलनी है तो कंट्रोल+N दबाएंगे। निम्नलिखित में से एम एस एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या हुआ। सूत्र लगाया था सीलिंग 18,7, ठीक है। सीलिंग लगाया था 18,7, ठीक है।
ये फॉर्मूला होता है सीलिंग। ये मैंने कल आपको जो प्रीवियस जेएसए का 2022 वाला प्रीवियस ईयर पेपर कराया था ना, उसमें डिटेल में समझाया था, और ये डिट्टो क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया। यानी कि जो चीज़ 19 में पूछी गई वो 2022 में पूछी गई, और अब 2024 में भी वो चीज़ रिपीट होगी डिट्टो। ठीक है, यही फॉर्मूला डिट्टो पूछा गया, आप देख लेना, पेपर मैंने करा रखा है। ठीक है, अलग से भी मैं उसको कराऊंगा। तो सीलिंग का मतलब होता है जो पहली वाली संख्या है, पहली वाली संख्या जो है ना, इसके आसपास जो दूसरी वाली संख्या है इसका मल्टीपल या डिविडेंड ढूंढना है ना, या तो इसका मल्टीपल होगा या वो उसका उससे डिवाइड लग रहा होगा। इसके आसपास में कौन सा इससे बड़ा। सीलिंग का होती है छत पे, पंखा सीलिंग को छत पे ही तो लगती है सीलिंग। तो इसके ऊपर 7 से डिविजिबल या मल्टीपल कौन सी संख्या है, तो इसके हम ऑप्शन देखेंगे। 18 तो नहीं होगी, इससे ऊपर चाहिए ना, 7 से जाता नहीं है, 14 में जाता बट ये नीचे है, तो ये हम नहीं लेंगे। 17 में जाएगा नहीं, तो 7 से ऊपर क्या हुआ 21, 18 के है ना, 7 के बाद क्या होगा 7 14 21, तो 7 के बाद क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। सॉरी, 18 के बाद क्या आएगा 21 वैल्यू आएगी, जो कि 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, या मल्टीपल होगी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बहुत से उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ इंटरैक्टिव उपयोग इस प्रकार से प्रदान करती है कि सभी उपयोगकर्ताओं को लगता है कि वह सिस्टम का या की एकमात्र उपयोग करता है। मतलब आपको लग रहा है कि आप केवल सिस्टम पे एक समय कार्य कर रहे हो, इंटरनेट से जुड़ के एक 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 आप अलग 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 काम कर रहे हो, बट उस समय कई सारे यूजर्स काम कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग। एक ही समय पे कई सारे उपभोक्ताओं का कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग करना, दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डी रैम से तेज होती है लेकिन महंगी होती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डी रैम से तेज होती है और लेकिन महंगी होती है, तो ये से हम बोलते हैं एस रैम। डी रैम क्या होती है, डायनेमिक, इसमें चार्ज लीक की समस्या आती है। स्टैटिक रैम में क्या होता है, ये स्टेबल होती है, और पर क्या होती है, थोड़ी महंगी होती है डी रैम की कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये हमने लगभग ऑलमोस्ट 3 शिफ्ट के 60 क्वेश्चन कर दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये दोनों हमारे चैनल, इनको सब्सक्राइब कर लेना किसी भी तरह की अपडेट के लिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह आपको सारी वही मिलने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी प्रीवियस ईयर के पेपर कट ऑफ वगैरह बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्लासेस वगैरह के बारे में बताऊंगा, डिटेल सिलेबस, बेस्ट बुक कौन सी होती है। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।